सो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। सो गाइज, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ईआईजीआरपी से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं अब तक। और अगर मैं प्रीवियस सबसे लास्ट वीडियोस की अगर मैं बात करूं, सबसे लास्ट लेक्चर में जो मैंने ईआईजीआरपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, दैट इज स्टक इन एक्टिव। कि ईआईजीआरपी में स्टक इन एक्टिव स्टेट क्या होता है एक पर्टिकुलर रूट के लिए, और स्टक इन एक्टिव स्टेट में क्या होता है, क्वेरी और रिप्लाई का क्या स्कोप रहता है, और स्टक इन एक्टिव क्वेरी और स्टक इन एक्टिव रिप्लाई का क्या लाइक कॉन्सेप्ट है, और उसको हम लोगों ने वेरीफाई भी किया था। सो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए आइए ईआईजीआरपी से रिलेटेड कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। अगर गाइज हम लोग बात करें क्वेरी की, देखिए, क्वेरी जब भी एक राउटर सेंड करता है, ठीक है, वो कब सेंड करता है? जब उसका कोई सक्सेसर डाउन होता है और उसके पास कोई फिजिबल सक्सेसर ना अवेलेबल हो, राइट? तभी जो एक राउटर जो कि क्वेरी सेंड करता है। देखिए, क्वेरी के स्कोप को आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप क्वेरी को कंप्लीटली जो है कि ईआईजीआरपी नेटवर्क से रिमूव कर सकते हैं, बट यस, जो क्वेरी का जो फ्लडिंग स्कोप है उसको आप जरूर डिक्रीज कर सकते हैं कि आपके नेटवर्क में अननेसेसरी जो क्वेरी मैसेजेस हैं वो आगे फॉरवर्ड ना हो। क्वेरी के स्कोप को कम करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शंस या दो फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है यूजिंग रूट समराइजेशन। रूट समराइजेशन के बारे में जानेंगे और डिटेल में, और देखेंगे कि ये जो रूट समराइजेशन है वो क्वेरी के स्कोप को किस तरीके से रिड्यूस करता है। प्लस एक फीचर होता है ईआईजीआरपी का, दैट इज स्टब फीचर, और स्टब फीचर कैसे ईआईजीआरपी के स्कोप को कम करता है। आइए सबसे पहले समराइजेशन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। अगर गाइज समराइजेशन या रूट समराइजेशन की बात करें या रूट एग्रीगेशन की बात करें, रूट एग्रीगेशन आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल जो इंडिविजुअल सबनेट्स हैं उन मल्टीपल इंडिविजुअल सबनेट्स को सम अप करके एक सिंगल नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करें, और उस सिंगल नेटवर्क आईडी को आप आगे एडवर्टाइज करें, बजाय कि आप जो है कि हर एक इंडिविजुअल सबनेट को एडवर्टाइज कर रहे हो, राइट? सो वैसे तो मैंने रूट समराइजेशन या जिसको हम लोग सुपर नेटिंग कहते हैं आईपी एड्रेसिंग के लेक्चर में काफी अच्छे से कवर किया है, बट आइए इसको और जानते हैं। जैसा कि अगर एक राउटर के पीछे लेट से मल्टीपल सबनेट्स हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टोपोलॉजी में कि R1 के पीछे ये मल्टीपल सबनेट्स हैं 172.16.1.0 2.0 एंड 3.0/24 पर। तो अगर हम लोग समराइजेशन को डिसेबल कर दें, बाय डिफॉल्ट क्या करेगा ये जो राउटर है, ये जब भी अपडेट देगा उस अपडेट में इन सारे नेटवर्क को इंडिविजुअली इंक्लूड करेगा। मतलब अपडेट में 172.16.1.0 2.0 3.0 इन तीनों की इंफॉर्मेशन जाएगी। अगर मैं कहूं कि एक राउटर के पीछे लेट से मल्टीपल सबनेट्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं यहीं पर ले लूं कि 172.16.1.0 से लेकर मतलब /24, इसी तरीके से 2.0/24, इस तरीके से करके मान लीजिए आपके पास 172.16.15.0/24, यानी टोटल इतने नंबर ऑफ सबनेट्स इस राउटर के अगर पीछे हैं, ठीक है। तो राउटर जब आगे अपडेट देगा और उन सारे इंडिविजुअल नेटवर्क को इंक्लूड करे जो इसके पीछे हैं, राइट, तो अपडेट का साइज कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, और अगर अपडेट का साइज इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली जिस इंटरफेस के ऊपर अपडेट जा रहा है उस इंटरफेस का जो बैंडविड्थ है उसको यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो अगर वो बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो नॉर्मल जो ट्रैफिक है उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ जरूर पड़ेगा। प्लस जो है कि जो सामने राउटर है, लेट से R1 से R2 पे अगर ये अपडेट जा रहा है तो R2 के पास भी इंडिविजुअली अगर ये सबनेट की इंफॉर्मेशन आ रही है और ये राउटर उन इंडिविजुअल सबनेट्स को अपनी टोपोलॉजी टेबल में रखे, राउटिंग टेबल में रखे, अल्टीमेटली आपका ये जो टोपोलॉजी टेबल या जो राउटिंग टेबल है ये कहीं ना कहीं मेमोरी को किसी मेमोरी का पार्ट होता है, लाइक रैम और एनवी रैम। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो जो मेमोरी का यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ जाता है। और चूंकि अगर एक राउटर पे एक बड़ी टेबल अगर मेंटेन होती है तो उस टेबल को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं सीपीयू का जो साइकिल है वो भी यूटिलाइज होगा, और एक बड़े राउटिंग टेबल को मेंटेन करना, ठीक है, उसको प्रोसेस करने में सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जो डिवाइस की जो रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर R1 के पीछे भी मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 172.16.1.0 से लेकर 15.0 की बात कर रहे हैं, मैं मान लूं यहाँ पर 172.16.1.0 2.0 3.0 ऐसे करते हुए
ये आपका मान लीजिए सबनेट 172.16 डॉट लेट्स से 255.0, ये यानी टोटल 255 256 ये पूरे के पूरे सबनेट अगर इसके पीछे हों, और ये राउटर अगर इन मोर देन 250 सबनेट्स को आगे अगर R2 को देता है, तो R2 अगर अपने टोपोलॉजी टेबल में रखता है, राउटिंग टेबल में रखता है, तो कहीं ना कहीं राउटर 2 के ऊपर भी जो है आप जो देखोगे जो टेबल का साइज होगा, राउटिंग टेबल का साइज या टोपोलॉजी टेबल का साइज, वो भी इंक्रीज होगा। सो मेमोरी का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, जिससे कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन आपका बढ़ जाता है। फाइन, ओके। तो बेनिफिट क्या मिलेगा समराइजेशन करने से, कि आप इन इंडिविजुअल सबनेट्स को एडवर्टाइज नहीं करोगे, बजाय उसके आप समरी निकाल लो। ठीक है, तो समराइजेशन निकालने का जो रूल है, वैसे तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, बट एक बार मैं अगर इसको गो थ्रू करते हुए चलूं, सो कुछ नहीं करना होता है आपको। सबसे जो स्मॉल सबनेट होता है गाइस, सबसे स्मॉल सबनेट को लेना होता है, और जो सबसे जो बिगेस्ट यानी जो सबसे जिस नेटवर्क की आईडी सबसे बड़ी है, आप वो सबनेट लीजिए। इनमें जो भी कॉमन बिट्स हैं आप उनको कंसीडर कर लीजिए, बाकी बिट्स को आप जीरो कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। सो जितने बिट्स कॉमन है उससे आपकी वो समरी आईडी निकल के आ जाएगी, या नेटवर्क एड्रेस आ जाएगा उस समरी का। सो लेट्स से अगर मैं कहूं कि मेरे पास जैसे यही 3 सबनेट हैं, मैं इन्हीं 3 सबनेट की बात करता हूं जो राउटर 1 के पीछे अभी दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे। सो 172.16.1.0 2.0, और बड़ा सबनेट कौन सा है 172.16.3.0 /24 पर है। तो देखिए जितना आपको कॉमन दिख रहा है वो तो पहले ही आप कंसीडर कर लीजिए, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन ही आएगा। 172.16 दोनों में कॉमन है। अब जिस ऑक्टेट से वैल्यू आपकी चेंज हो रही, उन ऑक्टेट्स की वैल्यू को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, सो 1 की वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0 0। ठीक है, देखिए यहां तक तो 16 तक तो कॉमन ही है। ठीक है, फिर 0 0 1, और फिर जीरो क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और इस बड़े सबनेट, क्योंकि देखिए आपने सबसे छोटा सबनेट ले लिया, सबसे बड़ा सबनेट ले लिया, सो इसके बीच के जितने भी सबनेट्स होंगे वो इस समरी के अंदर आ जाएंगे, राइट। जैसे 2.0 वाला भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो इस बड़े सबनेट को अगर मैं लूं तो 172.16 ये कॉमन ही है, 3 की मैं बाइनरी निकालूंगा तो 0 0 0 0 0 0 1 1 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 ये आ जाएगा। अब इसमें कॉमन बिट्स कितनी है आपको राइट साइड से देखना है कि कॉमन बिट्स कितनी है, राइट। सो सबसे पहले तो 16 बिट्स ये कॉमन है ही। ठीक है, 2 ऑक्टेट की। अगर इसकी आप बाइनरी भी निकाल लेंगे तो वैल्यू तो वही आएगी, तो इसलिए मैंने बाइनरी नहीं निकाला, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है क्लियरली। बाकी आप निकाल सकते हैं। देखिए ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, मतलब जो दूसरा वाला है ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो यहां तक कॉमन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 0 इधर 1 है, तो ये जो कॉमन नहीं है इनको हम लोग कर देते हैं इग्नोर। फाइन, सो इसको कर दीजिए आप इग्नोर, राइट। तो अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं, राइट। सो देखिए वैल्यू क्या आएगी, जो बिट्स कॉमन है 0 0 0 0 0 0, यहाँ तक कॉमन है। अब बाकी जो कॉमन नहीं है उनको भी आप क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, राइट। तो चलिए मैं उसको ब्लैक कलर से ले लेता हूँ, 0 0 और 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, तो आपका अगर इधर वाले बिट्स मैं लू ना 172.16, अगर मैं इसकी भी बाइनरी यहाँ पर लिख भी दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए 128 30 8 4 2 1। ठीक है, 128 + 32 160 + 8 + 4। ठीक है, एंड 16 का क्या आ जाएगा 0 0 128 64 32। ठीक है, तो देखिए अगर आप इनकी बाइनरी भी निकाल के रखोगे ना 172.16 की, सो दोनों ही सबनेट में, चाहे जो आपका बड़ा वाला सबनेट चाहे छोटा वाला, ये वैल्यू तो कॉमन ही आएगी। ठीक है, इसके बाद यहां तक की वैल्यू हमारी कॉमन मिली थी, यहां तक, राइट। तो ये तो हमारी हो जाएगी नेटवर्क आईडी उस समरी की। सो अगर मैं इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करूं, सो वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी 172.16 डॉट, देखिए ये पूरा ऑक्टेट 0 डॉट, ये भी क्या हो जाएगा 0।
172.16.0.0 स्लैश क्या होगा इसका समरी का। तो कितने बिट्स कॉमन है देखिए, सबसे पहले ये सारे बिट्स कॉमन है, पहला ऑक्टेट पूरा कॉमन है, दूसरा ऑक्टेट भी कॉमन है, यानी 16 बिट्स तो ये साफ साफ दिख रही हैं। और बाकी बाकी इसमें से थर्ड वाले ऑक्टेट से कितनी 6 बिट्स है ना, 16 प्लस 6, तो स्लैश 22 ये हो जाएगी समरी इन तीनों नेटवर्क की जो R1 के पीछे हैं। तो अब R1 से ये तीनों इंडिविजुअल नेटवर्क हम लोग एडवर्टाइज नहीं कराएंगे, हम लोग क्या एडवर्टाइज करेंगे, ये जो एग्जैक्ट समरी 172.16.0.0/22। अब देखा जाए कि इस समरी के अंदर ये समरी कहां तक की रेंज को कवर करती है। सो अगर आप 172.16.0.0/22 लेते हो ना, तो ये रेंज यहां तक कवर होगी, 172.16.0.0 से लेकर गाइस 172.16.3.255, ये पूरी की पूरी रेंज आ जाएगी इसमें। यानी यहाँ पर देखिए 172.16.1.0 है, 2.0 3.0, अगर यहाँ पर 0.0/24 होता ना, तो ये भी इसी समरी का पार्ट होता। राइट, डन, है ना, ठीक है। चलिए ये तो रही बात समराइजेशन की, किस तरीके से हम समराइजेशन करेंगे। और अब एक सिंगल, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि 172.16.0.0/22 अपडेट में सिर्फ ये नेटवर्क भेजेंगे हम। राइट, ओके। अब कह रहा है कि IGRP सपोर्ट्स बोथ ऑटो एंड मैनुअल समराइजेशन। देखिए ऑटो समराइजेशन में क्या होता है कि आपका जो राउटर होता है ना, अगर आप ऑटो समरी पे छोड़ देते हैं तो उसके पीछे जो भी सबनेट्स होंगे उनको वो क्लासफुल बाउंड्री पे समराइज करके भेजेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर 172 कोई क्लास बी के अगर सबनेट्स होंगे, तो क्लास बी के सबनेट्स को जब भी समराइज करेगा वो /16 पे समराइज करेगा, क्लास सी के सबनेट को हमेशा वो /24 पर समराइज करेगा, और क्लास ए के सबनेट को हमेशा /8 पे समराइज करेगा, जो कि प्रॉब्लम है, गलत है, मतलब अगर देखा जाए तो सही नहीं है। ठीक है, ओके, इसलिए ऑटो समराइजेशन को प्रेफर नहीं किया जाता, हमेशा मैनुअल समरी की जाती है। मैनुअल समरी में जो भी आप समरी करना चाहते हो एग्जैक्ट समरी आप भेज सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना। अगर देखो यहां से मैं अगर ये भी समरी भेज देता ना 172.16.0.0/16 भी अगर मैं समरी करके भेजूं, तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों सबनेट्स हैं वो इसी के अंदर आएंगे ना, इसी के पार्ट होंगे, लेकिन ये काफी बड़ी रेंज को कवर कर लेगा। यानी ये पूरा 172.16.0.0 से लेकर 172.16 डॉट देखो 16 बिट के बाद बाकी ऑन बिट्स कर देंगे तो आप कहां तक चला जाएगा 255.255, ये पूरी यहां तक की रेंज कवर करेगा। जबकि मेरे पास सबनेट यहाँ पर पीछे कितने 3, तो मुझे हमेशा एग्जैक्ट समरी करनी पड़ेगी। राइट, ओके। इसके बाद गाइस और क्या कह रहा है कि EIGRP के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो EIGRP हमेशा समरी रूट को विद AD वैल्यू 5 अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर करके रखता है। क्यों स्टोर करके रखता है? टू प्रिवेंट कंट्रोल प्लेन लूप। समझिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे आपने यहाँ पे इस राउटर पे समरी कर दी, राउटर 1 पे आपने समरी कर दी, सो आप जब इसकी राउटिंग टेबल देखेंगे ना तो उसमें आपको 172.16.0.0 ये /22 ये आपको इस राउटर की राउटिंग टेबल में ये समराइज्ड रूट भी दिखेगा, और इसकी जो एडी दिखेगी गाइस वो एडी वैल्यू 5 रहेगी, और एग्जिट इंटरफेस जो रहेगा इट विल बी नल 0। एडी 5 पे रखने का और नल 0 पे रखने का क्या मकसद है जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि जो एडी वैल्यू 5 पे रखता है उसका क्या मकसद है, क्या मतलब है। देखिए एडी वैल्यू 5 पे रखने का मतलब ये है कि अगर ये एडी वैल्यू 5 पे नहीं रखेगा ना तो ये यहाँ पर कंट्रोल प्लेन लूप बन जाएगा, राउटिंग लूप बन जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि इसने अगर एडी वैल्यू 5 पे ये रूट नहीं रखा अपने पास, ठीक है, होगा क्या, R1 ये रूट किसको देगा, R2 को देगा, ठीक है, और R2 आगे किसको देगा, R3 को देगा। R3 R1 का भी नेबर है, R1 घुमा के नेबर ये रूट किसको देगा, R1 को। जो समरी हमने R1 पे की वही समरी घूम के इसके पास आएगी,
ठीक है, 172.16.0.0/22 पे इसको क्या दिखेगा, इसकी इंफॉर्मेशन किधर से आ रही है, वाई आर थ्री। अगर इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया और अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर कर लिया, सो इट्स अ कंडीशन ऑफ राउटिंग लूप। क्यों? क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को ओरिजिनेट किसने किया है, इसने खुद। और वापस से घूम के ये इंफॉर्मेशन अगर आ रही है तो ये उसको एक्सेप्ट कर भी रहा है, तो ये गलत हो जाता है, मतलब गलत हो जाएगा, लूप बन जाएगी, राउटिंग लूप। ठीक है, तो इसीलिए ये पहले से ही उस रूट को 172.16.0.0/22 को विद एडी वैल्यू 5 रखेगा। ठीक है, विद एग्जिट इंटरफेस नल 0। ठीक है, जो कि एक वर्चुअल इंटरफेस होता है। सो अब ये अगर इंफॉर्मेशन घूम के भी इसके पास अगर आती है ना, तो जब EIGRP अपडेट के माध्यम से आएगा, तो उसकी एडी वैल्यू कितनी होगी, जो EIGRP के थ्रू अपडेट लर्न होगा, रूट लर्न होगा, एडी वैल्यू 90। और इसने लोकली अपने पास इसको रखा हुआ है विद एडी वैल्यू 5। क्या ये 90 को प्रेफर करेगा? नहीं, डिस्कार्ड कर देगा, उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट किस पे करेगा? एडी वैल्यू 5 पे ट्रस्ट करेगा, और इस वाले इंफॉर्मेशन को अपने राउटिंग टेबल में रखेगा विद एडी वैल्यू 5 एंड एग्जिट इंटरफेस नल 0। अब नल 0 पे रखने का क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, समरी करने से जो क्वेरी का स्कोप है वो कैसे कम हो जाता है, अगर हम लोग उसको समझें तो आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए समरी नहीं होती, सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर इस टोपोलॉजी को हम ऐसे ले लेते हैं, 3 राउटर ले लेते हैं। ठीक है, R1, R2, R3। ठीक है, मान लीजिए ये R1 के पीछे ही ये तीनों सबनेट है, 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 एंड 172.16.3.0/24। ठीक है, मान लीजिए अगर समरी हम लोग नहीं करते, तो ये तीनों के तीनों रूट R1 किसको देता, R2 को, तो इसको क्या दिखता, 172.16.1.0/24, 2.0/24 एंड 3.0/24, ये दिखते हैं यहाँ पर। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी आती, 172.16.1.0/24, 2.0/24 एंड 3.0/24। ये इंफॉर्मेशन इसको किससे मिलती, वाया R2 मिलती, और R2 को किससे मिलती, वाया R1 मिलती, R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्या प्रॉब्लम होती, देखिए, अगर मान लीजिए इसका ये जो नेटवर्क है ये डाउन हो जाता, मान लीजिए दूसरा वाला नेटवर्क ही डाउन हो जाता, 2.0, तो ये राउटर यहाँ से क्या भेजता, क्वेरी भेजता, R2 के पास आता। R2 के लिए भी ये नेटवर्क किससे मिल रहा है, R1 से। R1 खुद क्वेरी कर रहा है, मतलब वो कर रहा है कि ये मार्क कर रहा है कि ये नेटवर्क डाउन हो गया है, और वो क्वेरी कर रहा है, तो इसके लिए भी वो नेटवर्क क्या होता, डाउन। तो ये भी आगे क्वेरी को फॉरवर्ड कर देता, राइट। तो ये क्वेरी कहाँ चली जाती, R3 पे। अब अगर R3 पे इसका कोई और भी अगर नेबर होता, ये भी मार्क करके उस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड कर देता, राइट। ठीक है, लेकिन समराइजेशन करने से ये क्वेरी का स्कोप कैसे कम होगा, देखिए। अब होगा क्या, R1 पे तो हमने समरी कर दी, अब R1 से हम इंडिविजुअली इन रूट्स को एडवर्टाइज ना करके हम एक समरी एडवर्टाइज कर रहे हैं इनकी। तो जब R2 पे आप देखोगे तो ये समरी ऐसे आएगी, 172.16.0.0/22, ये आ रहा है वाया R1। ठीक, इस पे भी आएगी 172.16.0.0/22 वाया R2। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये नेटवर्क डाउन होता, ठीक है, R1 के पीछे जो लैन नेटवर्क है 172.16.2.0, अगर ये डाउन होता, तो R1 तो यहां से क्वेरी भेज देगा, R2 के पास आएगा। अब R2 के पास क्या 172.16.2.0 का नेटवर्क पहले R1 से आ रहा है? नहीं ना, नहीं आ रहा है। तो इसके पास तो ऐसी कोई इंडिविजुअल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, 172.16.2.0/24। इसको क्या लगेगा कि भाई मेरे लिए तो कोई नेटवर्क डाउन ही हुआ ही नहीं। अगर ये इधर से क्वेरी भेज रहा है ना, तो ये उस क्वेरी को अब आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, ये यहां से सीधा क्या दे देगा, रिप्लाई, एंड दैट रिप्लाई विल बी नेगेटिव रिप्लाई, ये नेगेटिव रिप्लाई दे देगा। ठीक है, कि मैं इस नेटवर्क के बारे में नहीं जानता,
ऐसा नहीं कि R2 आगे क्वेरी को फॉरवर्ड कर देगा। तो देखिए क्वेरी R1 ने सिर्फ R2 को भेजी, R2 ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि R2 के पास ऐसा कोई इंडिविजुअल नेटवर्क नहीं है 172.16.2.0/24 का कि वो इसके लिए भी डाउन हो जाए और ये उस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करे। नहीं, इसके पास इंडिविजुअल वो नेटवर्क आ ही नहीं रहा है। इन सारे इंडिविजुअल सबनेट्स की जो समरी है वो आ रही है। ठीक है, तो जब तक समरी नहीं डाउन होगी तब तक ये क्वेरी आगे भेजेगा नहीं। ठीक है, तो इसके पास क्वेरी आई, R1 ने भेजा, R2 सीधा यहां से नेगेटिव रिप्लाई दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेरी का स्कोप आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो क्वेरी देखो गई तो R1 से R2 तक ही गई, लेकिन R2 ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया। राइट, सो देखिए यहां पर भी इस डायग्राम में भी ऐसा ही है कि 172.16.0.0/22 ये अपडेट में R1 ने R2 को दिया। अब अगर R1 के पीछे अगर ये नेटवर्क डाउन होता है और ये क्वेरी भेजता है, मतलब कोई भी एक नेटवर्क ये वाला डाउन हो जाता है, दूसरा वाला 3.0 अगर ये डाउन होता है, ये क्वेरी भेजता है, सो R2 विल गिव नेगेटिव रिप्लाई टू R1 एंड विल नॉट फॉरवर्ड क्वेरी फर्दर टू इट्स नेबर। R2 इस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। एंड दिस इज द वे हाउ वी कैन रिड्यूस द स्कोप ऑफ क्वेरी, और summarization will help in order to reduce the query scope of query, right? ठीक है, अब गाइस आगे बढ़ते हैं कुछ और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स समराइजेशन से। देखिए अब समराइजेशन करने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स क्या हैं? सबसे पहला, करे it is also mandatory at least one subnet belonging to the summary address must be there in topology table of EIGRP. Otherwise, it will not advertise the summarized address or route. With summary address, least metric value is forwarded by default. We can also perform path manipulation with the help of summarization using concept of longest prefix match. क्या मतलब इसका समझिए। देखिए क्या होगा यहाँ पर मान लीजिए ये एक राउटर है। ठीक है, राउटर यहाँ पर इंटरफेस बेस्ड समरी होती है गाइस, या जीआरपी में आप इंटरफेस के ऊपर समरी फॉरवर्ड करते हो। ठीक है, तो ये R1 है। R1 के पीछे मान लीजिए, या फिर इसकी टोपोलॉजी टेबल में ढेर सारे रूट्स पड़े हुए हैं, ढेर सारे रूट पड़े हुए हैं। अब मैं इस इंटरफेस पे कोई समरी भेजता हूँ, इंटरफेस पे आता हूँ, मैं समरी की कमांड चला देता हूँ और मैं कमांड समरी भेजता हूँ, लेट्स से 172.16.0.0। मान लीजिए ये समरी मैं इस इंटरफेस पे कर देता हूं, मैंने सिर्फ कमांड चलाई 172.16.0.0 समरी एड्रेस की /20। ठीक है, तो मैंडेटरी क्या है कि इस राउटर की टोपोलॉजी टेबल में ये जो समरी आप डिफाइन कर रहे हो, इस समरी की जो भी रेंज है, उस रेंज का कोई एक सबनेट, कोई भी एक सबनेट एटलीस्ट टोपोलॉजी टेबल में होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो राउटर कभी भी वो समरी आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। अब मैं मान लेता हूं कि इसके पास ना कुछ सबनेट इस तरीके से अवेलेबल हैं। देखिए 100.1.1.1/0/24, 100.1.2.0/24, ठीक है, 70.1.3.0/24, 70.1.4.0/24 एंड 70.1.5.0/24, and let's say 172.17.0.0 slash या 1.0/24। इस तरीके के इतने सबनेट अगर इसके पास अवेलेबल हैं, मान लीजिए इसकी टोपोलॉजी टेबल में, EIGRP की टोपोलॉजी टेबल में ये रूट्स पड़े हैं, आप EIGRP में कहीं भी किसी भी राउटर से समरी आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, बशर्ते सिर्फ कंडीशन क्या है कि अगर आप समरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो मेक श्योर कर लो कि जो आप समरी फॉरवर्ड कर रहे हो उस समरी का एटलीस्ट कम से कम एक सबनेट जो उस समरी को बिलोंग करता हो या जो उस समरी की रेंज में कहीं लाई करता हो, एग्जिस्ट करता हो, उसकी टोपोलॉजी टेबल में अवेलेबल हो। तो देखिए अगर मैं इस इंटरफेस पे ये समरी कर भी देता हूं तो क्या यहां पर इस समरी की रेंज का कोई सबनेट इसकी टोपोलॉजी टेबल में है? देखिए इस समरी की रेंज कहां से कहां तक बनती है गाइस, 172.16.0.0 से लेकर /20 पर है। सो इट विल बी 172.16. 124 15.
255, ये पूरी की पूरी रेंज है जो इस समरी की रेंज होगी या इस नेटवर्क की रेंज होगी। 172.16.0.0 से लेकर 172.16.15.255। क्या इस रेंज की कोई आईपी या कोई सबनेट आपको यहां पर दिख रहा है? इनमें से कोई नहीं है। तो अगर आप ये समरी की कमांड चला भी देंगे ना, तो ये राउटर इस समरी को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे इसकी टोपोलॉजी टेबल में एक सबनेट इस तरीके से आ जाता है 172.16 डॉट, मैंने इस पे एक इंटरफेस ले लिया, लूप बैक ही ले लिया, कोई भी एक इंटरफेस, उस पे मैंने 172.16.3.1 3.1/24 कर दिया, आईपी दे दी, और इस इंटरफेस पर मैंने EIGRP चला दिया। जैसे EIGRP चलाऊंगा, ये राउटर के ऊपर जो इस इंटरफेस पे जो नेटवर्क चला इसकी टोपोलॉजी टेबल में आ गया। अब जैसे ही टोपोलॉजी टेबल में ये रूट आएगा, देखो इस कंडीशन को मीट कर गया ना, ये जो सबनेट है वो इसी रेंज में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। अब इस केस में ये जो समरी है गाइस वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, राइट। सो ये रूल है, गोल्डन रूल कह लीजिए EIGRP का। अगर ये कंडीशन या ये रूल या ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो समरी आगे फॉरवर्ड नहीं होगी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर मल्टीपल सबनेट्स इसके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसकी आप समरी कर रहे हो, तो उस केस में समरी के साथ मैट्रिक कौन सी फॉरवर्ड होगी? लेट्स से जैसे इसके पीछे मान लेते हैं यहाँ पर 172.16.1.0/24, ठीक है, 172.16.2.0/24, 172.16.3.0/24, 172.16.4.0/24 एंड 172.16.5.0/24। मान लीजिए इतने सबनेट है, वैसे इस समरी में तो आ ही जाएंगे /20। अगर मैं /21 पे भी समरी करूंगा तब भी ये समरी, इस समरी के अंदर ये सारे सबनेट आ जाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इनकी मैट्रिक अलग अलग है, ठीक है। देखो अब ऐसा तो है नहीं कि राउटर इन सारे इंडिविजुअल, क्योंकि जब आप समरी करते हो गाइस तो जो इंडिविजुअल सबनेट होते हैं ना, राउटर उस इंटरफेस पे, जिस इंटरफेस पे आप समरी करते हो, उस इंटरफेस से इंडिविजुअल सबनेट्स को आगे एडवर्टाइज करना बंद कर देता है, यानी उनकी इंफॉर्मेशन सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो राउटर सिर्फ और सिर्फ क्या भेजेगा? समरी भेजेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर राउटर R1 जो है कि इस इंटरफेस से R2 की तरफ सिर्फ क्या भेजेगा? समरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस समरी में ये जो मैट्रिक फॉरवर्ड करेगा वो कौन सी मैट्रिक फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अब ये सारे जो सबनेट है ना, ये इस मैट्रिक इस समरी को बिलोंग करते हैं। मान लेते हैं इनकी मैट्रिक अलग अलग है, किसी की मैट्रिक लेट से 29 है, किसी की मैट्रिक लेट से 50 है, ऐसा मान लेते हैं, किसी की मैट्रिक लेट से 25 है, किसी की लेट से 20 है, ठीक है, और किसी की लेट से 15 है, या लेट से 39, इस तरीके से मान लीजिए। ये जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है गाइस, ये मान लीजिए इन सारे नेटवर्क की क्या है, अलग अलग नेटवर्क की मैट्रिक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये समरी आगे फॉरवर्ड करेगा तो उसकी मैट्रिक क्या फॉरवर्ड करेगा? क्योंकि देखिए अगर ये राउटर इंडिविजुअली इन नेटवर्क को एडवर्टाइज करता, तो राउटर 2 के पास जो जाते हैं नेटवर्क, तो राउटर 2 अपने एंड पे FD निकालता, और AD एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या होता, जो R1 ने मैट्रिक फॉरवर्ड की होती, रिपोर्टेड डिस्टेंस, यानी R1 से उस नेटवर्क तक पहुंचने की जो कॉस्ट होती है उन नेटवर्क तक, वो R2 के लिए AD हो जाती है, एडवर्टाइज डिस्टेंस या रिपोर्टेड डिस्टेंस। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये मैट्रिक आगे फॉरवर्ड तो करेगा कौन, कौन सी मैट्रिक फॉरवर्ड करेगा? क्योंकि अब ये इंडिविजुअली इन सबनेट्स को आगे एडवर्टाइज नहीं कर रहा, सिर्फ समरी भेज रहा है। तो होता क्या है गाइस, जब आप समरी करते हो तो राउटर देखता है कि जितने भी सबनेट उस समरी को बिलोंग करते हुए उसकी टोपोलॉजी टेबल में हैं, जिस भी सबनेट का, जिस भी सबनेट की मैट्रिक सबसे कम होगी, यानी FD वैल्यू जिसकी भी कम होगी, राउटर उसी मैट्रिक वैल्यू को आगे फॉरवर्ड करता है समरी एड्रेस के साथ। तो इसका मतलब यहां पर जो मैट्रिक फॉरवर्ड होगी गाइस, वो होगी, इट वुड बी विच वन? देखिए इनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी? 20, तो ये 20 इसको फॉरवर्ड कर देगा, राइट। तो वो R2 पे जब आएगा तो R2 के लिए वो वैल्यू क्या हो जाएगी? AD, एडवर्टाइज डिस्टेंस, राइट, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं गाइस। अगर मान लीजिए जिस भी नेटवर्क की ये मैट्रिक आगे फॉरवर्ड कर रहा है, मान लीजिए वो नेटवर्क डाउन हो गया, तो क्योंकि देखिए जब तक
इस समरी को बिलोंग करता हुआ इवन एक सिंगल सबनेट भी इसकी टोपोलॉजी टेबल में होगा, तब तक ये राउटर समरी आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यही नेटवर्क आपका डाउन हो गया, तो जिस नेटवर्क की मैट्रिक आगे जा रही है समरी के साथ, तो फिर, है ना, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक काम करिए कि एक लूपबैक इंटरफेस क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, कोई सा भी एक लूपबैक ले लीजिए, उस इंटरफेस को EIGRP में एडवर्टाइज कर दीजिए, और मतलब उस लूपबैक इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करिए जो उसी समरी को बिलोंग करती हो, कोई एक छोटा सा सबनेट ले लीजिए। ठीक है, और उस लूपबैक इंटरफेस के ऊपर आप EIGRP इनेबल कर दीजिए। EIGRP इनेबल करने के बाद उस लूपबैक इंटरफेस की मैट्रिक वैल्यू सबसे कम कॉन्फ़िगर कर दीजिए, मतलब इस तरीके से उसके पैरामीटर्स चेंज करिए कि उसकी मैट्रिक सबसे कम हो। अब इससे क्या होगा कि लूपबैक इंटरफेस तो कभी डाउन होगा नहीं, राइट? लॉजिकल इंटरफेस है, वैसे तो डाउन होगा नहीं जब तक कि आप उसको डाउन ना करो। तो इससे क्या होगा कि अब लूपबैक इंटरफेस के ऊपर की जो यानी उस इंटरफेस पे जो नेटवर्क चल रहा है राउटर, उसी इंटरफेस पे चल रहे नेटवर्क की जो मैट्रिक है वो समरी के साथ फॉरवर्ड करेगा, जिससे क्या होगा कि लूपबैक इंटरफेस डाउन नहीं होगा, और ये समरी हमेशा समरी के साथ वही कांस्टेंट जो मैट्रिक वैल्यू है वो ही फॉरवर्ड होती रहेगी, राइट? ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूट समराइजेशन वी कैन आल्सो परफॉर्म पाथ मैनिपुलेशन। सो पाथ मैनिपुलेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं गाइस? सो आइए देखते हैं। तो एक छोटी सी टोपोलॉजी, बहुत बड़ी टोपोलॉजी नहीं बनाता मैं यहाँ पर। नीचे वाला ये सीरियल लिंक ले लेते हैं। मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अब ऐसा मान लीजिए कि R1 के पीछे ना यहाँ पर मल्टीपल सबनेट्स हैं, 100.1.1.0/24 के, 100.1. ऐसा मान लेते हैं, 100.1.2.0/24, 100.1.3.0/24, 100.1.4.0/24, 100.1.5.0/24, इन सबके ऊपर मैंने EIGRP इनेबल कर दिया। अब इंडिविजुअली मान लीजिए ये प्रीफिक्स जो है कि एडवर्टाइज कर रहे हैं, R1 R2 को दे रहा है, R2 से R4 पे आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से R1 से R3, R3 से R4, राइट? अब R4 को अगर ये सेम सबनेट दोनों तरफ से मिलेगा तो जो बेस्ट होगा मैट्रिक के बिहाफ पे बेस्ट कैलकुलेट कर लेगा, तो वाया R2 इसका क्या होगा? बेस्ट रूट होगा, सक्सेसर। अब यूजिंग पाथ रूट समराइजेशन हम यहाँ पर पाथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। कैसे? आप एक काम कर सकते हैं कि भाई ऊपर से तो सारे इंडिविजुअल सबनेट्स जो आप भेज रहे हो, ठीक है, नीचे से भी भेज रहे हो, आप चाहते हो कि ये आखिरी के जो दो सबनेट है ना, इन नेटवर्क पे अगर मैं नीचे वाले लिंक को भी यूटिलाइज करना चाहता हूँ, कुछ ट्रैफिक मेरा इधर से भी जाए, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ गाइस कि यहां पर देखिए अभी दोनों तरफ से एग्जैक्ट प्रीफिक्स आ रहा होगा R4 के पास, इसलिए वो मैट्रिक के बिहाफ पे डिसीजन ले रहा होगा कि बेस्ट कौन सा है, क्योंकि दोनों तरफ से ये /24 पे ही ये नेटवर्क इसको रिसीव हो रहे होंगे। अब मैं एक काम कर सकता हूं, क्या कि मैं आखिरी के दो सबनेट के लिए ना, देखिए ऊपर से 100.1.1.0, 100.1.2.0, 100.1.3.0, इनको तो मैं /24 पे भेजता रहा हूं, नीचे से भी भेजता रहा हूं, मतलब R3 भी भेजता रहे। अब इससे क्या होगा, R4 FD के बिहाफ पे यानी मैट्रिक के बिहाफ पे डिसाइड कर लेगा कि उसका बेस्ट रूट वाया R2 बनेगा। ठीक है, नीचे वाले रूट इंस्टॉल नहीं होंगे। आखिरी के जो दो सबनेट है उनकी मैं यहाँ पे R2 पे कर दूं समरी, कि भाई R2 यहाँ से ना इन आखिरी के दो सबनेट की सिर्फ समरी भेजो, तो इधर से ऊपर से समरी किस पे आने लग जाएगी? 100.1.4.0/23 गाइस, जिसके अंदर ये 5.0 और 4.0 दोनों एग्जिस्ट करेंगे ऊपर से। और नीचे से देखिए ऊपर से अब ये इंडिविजुअल सबनेट आने बंद हो जाएंगे 4.0 और 5.0 वाले। क्यों? क्योंकि समरी जा रही है तो समरी के अंदर ये लाई कर रहे हैं, तो समरी के अंदर जितने भी इंडिविजुअल सबनेट मैच होते हैं वो सारे सप्रेस हो जाते हैं, तो R2 उन इंडिविजुअल सबनेट को तो भेजेगा नहीं 4.0 5.0 को। अब होगा क्या, 4.0 और 5.0 की इंफॉर्मेशन नीचे से आ रही होगी /24 पर, राइट? तो अब इस केस में राउटर नीचे वाले जो प्रीफिक्सेस हैं 4.0/24, 5.0/24, इन दोनों को अपनी राउटिंग टेबल में जगह देगा, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा, राइट?
तो देखिए 100.1 डॉट, ध्यान दीजिए 100.1.4.0/23 ये पूरी रेंज कवर करता है। कहां से कहां तक? 100.1.4.0 से लेकर 100.1.5.255। ठीक है, मतलब हम फिल्टर नहीं कर रहे हैं, फिल्टरिंग नहीं करी हमने। ठीक है, सिर्फ समरी भेज रहे हैं, ऑटोमेटिकली जो इंडिविजुअल सबनेट इस रेंज में आ रहे हैं वो सप्रेस हो गए। और नीचे से 4.0, 5.0, 100.1.4.0, 100.1.5.0 अभी भी /24 पर आ रहे होंगे। तो राउटर अब कंपेयर नहीं करेगा ना मैट्रिक, क्योंकि अगर ऊपर से भी 4.0, 5.0 /24 पर आते तो R4 जो कि मैट्रिक के बिहाफ पर बेस्ट रूट ऊपर वाले को ही बनाता। लेकिन अब क्या है, 4.0, 5.0 /24 पर आने ऊपर से बंद हो गए। नीचे से अब सिर्फ 4.0 और 5.0 /24 पर आ रहे हैं, ऊपर से 4.0 /23 समरी आ रही है। तो राउटर 4.0 /23 वाले को भी अपनी राउटिंग टेबल में रखेगा, और ऊपर से देखिए वाया R2 रखेगा, और 4.0, 5.0 /24 को वाया R3 राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। अब इसके पास कोई अगर ट्रैफिक आता है ना, जैसे 4.1, 5.1 के लिए, तो वो ट्रैफिक गाइस नीचे से जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, क्योंकि 4.1, 5.1 दोनों इसमें भी मैच होंगे 4.1, और 4.0 /24 वाले में भी वो 4.1 मैच होगा। लेकिन यहाँ पर /24 24 बिट मैच होंगे, ऊपर सिर्फ 23 बिट मैच होंगे। तो राउटर नीचे वाले लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के बिहाफ पर वाया R3 जो रूट इसके पास आ रहा होगा उधर से ही ट्रैफिक भेज देगा। चला गया, राइट। हाँ, अगर नीचे से 4.0 आना बंद हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, फिर ऊपर से ट्रैफिक चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप जो है कि लोड मतलब पाथ मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। और ये देखिए, इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू क्रिएट अ लूप बैक इंटरफेस एंड असाइन एन आईपी एड्रेस ऑफ अ सबनेट बिलोंगिंग टू द समरी एड्रेस, जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड एडवर्टाइज इट इन EIGRP प्रोसेस बाय कॉन्फ़िगरिंग लिस्ट मैट्रिक। नाउ द राउटर विल एडवर्टाइज द मैट्रिक ऑफ लूप बैक इंटरफेस विद समरी एड्रेस, और ये कभी डाउन नहीं होता, जिससे कि फ्लैपिंग नहीं करेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर एक इंटरफेस जिसकी मैट्रिक समरी के साथ जा रही है, जिस इंटरफेस पे चल रहे नेटवर्क की मैट्रिक जा रही है, अगर वो बार बार फ्लैप करे तो राइट प्रॉब्लम है। इसलिए लूप बैक को यूज करते हैं। इन EIGRP समराइज रूट इज आल्सो इंस्टॉल्ड विद एंट्री पॉइंटिंग टू null zero इंटरफेस। null zero इज अ डायरेक्टली कनेक्टेड सॉफ्टवेयर ओनली इंटरफेस दैट प्रिवेंट डेटा प्लेन लूप। null zero, देखिए जब भी कोई ट्रैफिक null zero इंटरफेस की तरफ पॉइंट होता है, null zero का मतलब ही होता है उसको डिस्कार्ड कर दो। तो अब इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा एक टोपोलॉजी यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे? देखिए, ध्यान दीजिए। R1, R2, R3, मान लेते हैं R3 के पीछे हमारे पास सबनेट्स हैं कुछ। ठीक है, 100.1.1.0/24, 100.1.2.0/24, 100.1.3.0/24, और 100.1.0.0/24 भी। 4 सबनेट है। नीचे वाला हमारा जो पूरा ये है, से यहां तक मान लीजिए, ये पूरा EIGRP डोमेन है, 100 चला रहे हैं हम लोग। ठीक है, R1 के पीछे ऐसा मान लीजिए कि एक कोई यूजर बैठा हुआ है यहाँ पर इसके इस सबनेट में। ठीक, R1 के आगे इधर गाइस जो है कि लेट्स से इंटरनेट, आपने इधर से एक डिफॉल्ट रूट लेट से कॉन्फ़िगर कर रखा है 0.0 टुवर्ड्स ISP, राइट। अब उस डिफॉल्ट रूट को मान लीजिए आपने EIGRP में इंजेक्ट करा रखा है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, मतलब R1 का काम है डिफॉल्ट रूट को आगे देना, किसकी तरफ? R2 की तरफ। तो चलिए मैं इसको ब्लू कलर ले लेता हूँ। ठीक है, R1 R2 को डिफॉल्ट रूट दे रहा है, R2 उस डिफॉल्ट रूट को किधर दे रहा है, किसके पास? R3 की तरफ। ठीक है, यानी इसके पास R3 को डिफॉल्ट रूट मिल रहा है वाया क्या? R2, राइट। डन।
और इसको डिफॉल्ट रूट मिल रहा है किससे? वाया R1, राइट। और इसके पास डिफॉल्ट रूट पड़ा हुआ है ISP की तरफ। ठीक है, डन। अब मान लीजिए आपने यहां से समरी भेज दी। समरी के लिए मैं कलर अलग यूज कर लेता हूँ, ये ब्लू है। चलिए मैं समरी वाले का मैं कलर थोड़ा सा ये वाला ले लेता हूँ, लाइट ब्लू। आपने यहाँ से समरी भेज दी। समरी आप भेज रहे हैं क्या? 172 सॉरी 100.1.0.0/22। तो अगर आप देखेंगे तो इस पे आएगा 100.1.0.0/22। वाया किधर से आ रहा होगा गाइस? वाया आएगा ये R3, ठीक। अब इसी तरीके से इस राउटर पे भी 100.1.0.0/22 वाया किधर से आएगा? R2 आएगा, ठीक है। ये रहा, डन। समरी इसके पास आई ना, 100.1.0.0/22। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ जो बैठा हुआ यूजर है, R1 के नीचे जो यूजर बैठा हुआ है, मैं ग्रीन कलर लेता हूं। इसने यहां से बैठकर लेट से पिंग किया, ठीक है। पिंग किसको किया? 100.1.1.1 को, ठीक है। ट्रैफिक इसके गेटवे पे गया, ठीक है। गेटवे के पास आएगा, गेटवे इस वाले रूट से मैच होगा वाया R2। तो ये ट्रैफिक उठा के, मैं देखिए ट्रैफिक का जो डायरेक्शन में ग्रीन कलर से मैं लेके चल रहा हूँ, तो इसने ट्रैफिक को फेंका R2 की तरफ। R2 के पास जब रूट आएगा, ट्रैफिक आएगा, तो इस वाले रूट से मैच होगा जो कि वाया R3 है। ये उठा के ट्रैफिक किधर भेज देगा? R3 की तरफ। R3 से ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है इस इंटरफेस पे। लेट्स से ये इंटरफेस नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इंटरफेस नंबर 1 से वो ट्रैफिक निकाल देगा। गुड, चला गया। प्रॉब्लम कब आएगी? ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम कब आएगी? अगर मान लीजिए इसका ये इंटरफेस हो गया डाउन, ठीक है। ये वाला इंटरफेस क्या हो गया? डाउन। अब इसके पास नेटवर्क है ही नहीं, राइट। इससे क्या होगा कि डाउन जो हुआ उसको रेड कलर ले लेता हूं, ठीक है। और यहां से इसने पिंग किया, ऑब्वियस सी बात है, ट्रैफिक गेटवे R1 के पास आएगा। R1 के पास वो जब ट्रैफिक आएगा तो 100.1.1 के लिए जो रूट, देखिए इसके पास डिफॉल्ट रूट भी है और इंडिविजुअल ये वाला भी रूट है। तो ये मैच किससे होगा? जो रूट वाया R2 आ रहा है, तो ये ट्रैफिक को किसकी तरफ फेंकेगा? R2 की तरफ। तो इसने R2 को दे दिया, R2 गया। R2 को ये समरी किससे मिल रही है? R3 से, क्योंकि 100.1.1.1 100.1.0.0/22 इसमें मैच हो जाएगा वाया R3। तो ये ट्रैफिक घुमा के दे देगा किसको? R3 की तरफ। R3 पे आएगा, R3 पे तो अब ऐसा कोई नेटवर्क है ही नहीं। अब R3 के लिए वो नेटवर्क किससे मैच हो जाएगा? वो ट्रैफिक किससे मैच हो जाएगा? डिफॉल्ट वाले रूट से, जो कि वाया R2 आ रही है ना, डिफॉल्ट रूट। तो ये ट्रैफिक को घुमा के किसकी तरफ फेंकेगा? R3 को तो लगेगा कि भाई ये ट्रैफिक डिफॉल्ट रूट से जाना चाहिए, तो ये R2 को देगा। R2 को लगेगा कि ये ट्रैफिक इस वाले रूट से जाना चाहिए, 100.1.0.0/22 वाले से जाना चाहिए। तो R2 घुमा के उस ट्रैफिक को वापस से देगा किसको? R3 की तरफ। R3 फिर से डिफॉल्ट रूट की बिहाफ पे ट्रैफिक किसको देगा? R2 की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पर लूप बन जाएगा। सो ये प्रिवेंट कैसे होता है समझिए। होता क्या है कि जब हम समरी करते हैं, समराइज्ड जो रूट होता है, देखिए समराइज्ड रूट इस राउटर की 100, ठीक है। देखिए 100.1.0.0/22, ठीक है। ये इस राउटर के पास लोकली इसकी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और ये समराइज रूट होगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है, AD5 होगी जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसका एग्जिट इंटरफेस क्या होगा? नल 0, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा। मान लीजिए पहले वाला सिनेरियो लेते हैं जब इसका इंटरफेस अप था। ऑब्वियस सी बात है, ट्रैफिक R1 से यूजर ने जनरेट किया, यहाँ से R1 पे गेटवे पे गया, R1 ने R2 को दिया, R2 ने R3 को दिया। R3 के लिए अगर ये इंटरफेस अप है तो ऑब्वियस सी बात है /24 पर ये होगा, ये ट्रैफिक उस इंटरफेस से चला जाएगा।
यानी वो समराइज रूट से मैच नहीं होगा, एग्जैक्ट रूट से मैच होगा, चला गया। अब उस केस में जब ये नेटवर्क डाउन हो गया, उस केस में क्या होगा, यूजर ने ट्रैफिक जनरेट किया, गेटवे पे आया, R1 ने दिया किसको, R2 को दिया, R2 फेंकेगा R3 की तरफ क्योंकि वो समराइज्ड रूट इसके पास आ रहा है, R3 ने दिया होगा। अब R3 के पास तो वो इंडिविजुअल नेटवर्क डाउन हो चुका है ना, वो तो है नहीं। अब अगर ये डिफॉल्ट रूट से मैच हो रहा था पिछली बार, जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ट्रैफिक वाया R2 की तरफ ये भेजता, लेकिन अब इस केस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये /24 वाला नहीं, तो इस वाले नेटवर्क से मैच हो जाएगा, जो समरी हमने करी है ना लोकली, इस पे जो है कि ये वाला रूट भी इसके राउटिंग टेबल में पड़ा होगा, 100.1.0.0/24 एग्जिट इंटरफेस नल जीरो। नल जीरो का मतलब ही होता है गाइस, क्या कर दो उसको, डिस्कार्ड कर दो। तो इस केस में ये ट्रैफिक यहीं पर डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रैफिक जिस रूट से मैच होगा उसका एग्जिट इंटरफेस क्या है, नल जीरो। नल जीरो का मतलब ही होता है डिस्कार्ड करना। तो ट्रैफिक डिस्कार्ड हो जाएगा, जिससे कि जो पहले ये लूप वाली कंडीशन बन रही थी ना कि R2 R3 को दिया और R3 घुमा के R2 को, फिर R2 R3 को, तो वो वाली कंडीशन नहीं बनेगी। सो दिस इज हाउ द लूप विल बी प्रिवेंटेड, राइट। इंटरफेस बेस्ड समराइजेशन होती है गाइस, राइट, IGRP में। ओके, सो मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी लेंदी होने वाली है, बट ठीक है। अब इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमने कवर कर लिया गाइस। अब कुछ और चीजें जानते हैं कि भाई समरी आप कैसे करते हो। कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो गाइस, जिस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो इंटरफेस पे, IP समरी एड्रेस, EIGRP, जो भी आपका AS नंबर है, फिर आपका जो भी समरी है, आप समराइज एड्रेस दे दीजिए। और समरी एड्रेस के साथ साथ आप एक और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, लीक मैप का। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर आप समरी करते हो तो समरी में मिलने वाले जितने भी, समरी से मैच होने वाले जितने भी इंडिविजुअल सबनेट हैं, सब सप्रेस हो जाएंगे, राइट, सिर्फ समरी जाएगी। लेकिन अगर आप किसी को लीक करवाना चाहते हो, नहीं, आप चाहते हो कि भाई समरी भी जाए और ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सबनेट भी है जो समरी का ही पार्ट है, ये भी जाए, तो उस केस में आपको लीक कराना पड़ता है, राइट। तो लीक कैसे कराते हैं वो चीजें हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग रूट मैप डिस्कस कर लेंगे। फाइन, ठीक है, ओके। नाउ गाइज, चलिए आगे प्रैक्टिकल इसका नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली मैं करा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी गाइज। सो मीनवाइल, एक जो स्टफ फीचर है क्वेरी स्कोप को रिड्यूस करने के लिए, उसके बारे में भी जान लेते हैं, राइट। तो देखिए स्टब फीचर, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि क्वेरी के स्कोप को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, हमारे पास एक स्टब राउटिंग का भी कॉन्सेप्ट है अवेलेबल, स्टब फीचर EIGRP में। सो ये करती क्या है, या इस पर्टिकुलर फीचर का यूज क्या है। स्टब राउटिंग इज कॉमनली यूज्ड इन हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। हब एंड स्पोक लाइक कैसे, जैसे ऐसे मान लीजिए कि ये आपका हेड ऑफिस है, ये नीचे आपके क्या है, अलग अलग ब्रांचेज हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेज हैं, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ये लीजिए ब्रांच 3। अब देखिए ये जो ब्रांचेज हैं, ये कैसी साइट है, ये स्टब साइट है, मतलब ये एंड साइट है, एज, मतलब इनके आगे कुछ और नहीं है, राइट। जैसे होता ना कि एक पेड़ जो है, कहते हैं ना कि भाई स्टब का मतलब होता है, अगर हिंदी में अगर मैं समझाऊं आपको, जो लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, एक 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 कॉन्सेप्ट आता है ठूंठ, मतलब डाली होती है ना, डाली जो टूट गई, जिसमें आगे ब्रांच नहीं होता, जो कि टूट गई, जो कि एंड है उसका, उसको हम बोलते हैं स्टब। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी एक ऐसा ब्रांच जिसके आगे कोई और ब्रांच नहीं है, दैट इज स्टब, राइट। तो देखिए उन ब्रांचेस को, जैसे अगर मैं B1 B2 B3 की बात करूं, ये जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, इनके पीछे जो भी नेटवर्क्स होंगे, लेट्स से, उन सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इनको एक दूसरे से किससे मिल रही होगी, हब, हेड ऑफिस से मिल रही होगी। तो ये आपका हो जाएगा हब, सेंट्रल जो साइट है, और ये हो गया ब्रांच, राइट। तो अगर मान लीजिए इन सारे ब्रांचेस के पीछे जो सबनेट है उनकी इंफॉर्मेशन, जो कि हेड ऑफिस या जो हब राउटर वही जो कि एक्सचेंज करवा रहा है, वही शेयर कर रहा है आगे। तो अगर मान लीजिए कि हब के एंड पे कोई सबनेट अगर डाउन होता है और वो अगर क्वेरी इधर फॉरवर्ड करे इन ब्रांचेस को, तो कभी इसको पॉजिटिव रिप्लाई मिलने का सवाल पैदा होता है? कभी नहीं, क्योंकि ब्रांच जो राउटर्स हैं वो बाकी सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन खुद हब से ले रहे हैं, राइट। कोई और कनेक्टिविटी तो है नहीं, एक ही लिंक आ रहा है उनके ऊपर हब से।
तो ऐसा तो है नहीं कि वो पॉजिटिव रिप्लाई दे पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा सिनेरियो एक अलग से लूं, टोपोलॉजी कुछ ऐसी बना लूं, जैसे R1, R2, R3, ठीक है, और यहाँ पर ले लीजिए आप R4, ठीक है। R4 के नीचे मान लीजिए ये 3 राउटर इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, R5, R6, R7, ठीक है। तो अगर देखिए R2 के पीछे कोई एक नेटवर्क है, अगर लेट से ये डाउन होता है, R2 अगर क्वेरी भेजे R4 की तरफ, ठीक है, और R4 जो है कि इसको R3 की तरफ भेजे, ये तो समझ में आता है कि भाई इधर इधर से कोई पॉजिटिव रिप्लाई मिलने का सवाल पैदा होता है कि भाई ठीक है, इधर से और भी रूट हैं, तो कहीं और से उसकी नेटवर्क आ रही है उस लैन की, तो उधर से पॉजिटिव रिप्लाई मिल सकता है। लेकिन इधर के R4 के पीछे जितना भी सबनेट है, ये इन सारे सबनेट की इंफॉर्मेशन खुद R4 किधर दे रहा है, R5 की तरफ, R6 की तरफ और R7 की तरफ। और इधर अगर कोई नेटवर्क डाउन होता है उसके लिए अगर क्वेरी करे R5 या R6 या R7 करे, तो ये गलत है ना, कोई मतलब ही नहीं बनता, कभी इसको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलेगा, राइट। तो इस केस में इन राउटर्स को, जो ब्रांच राउटर्स हैं, लेट से इस टोपोलॉजी में R5, R6 और R7 को, इनको हम लोग बना सकते हैं स्टब। स्टब बना के हम इन राउटर्स को बोल सकते हैं कि भाई तुम अपनी जो स्टेट है ना, वो राउटर को बताओ कि यू आर द स्टब राउटर। जिससे क्या होगा, R4 को पता चले कि दीज आर द स्टब राउटर, मतलब एंड राउटर से इनके आगे, यानी इनको खुद नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मैं ही दे रहा हूं, इनके आगे कोई और कनेक्टिविटी नहीं है कि इनको कहीं और से रूट मिल रहा हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं क्वेरी भेजता हूं तो गलत है, मुझे क्वेरी नहीं भेजनी चाहिए, राइट। तो इससे क्या होता है कि जब एक राउटर को आप स्टब राउटर बना देते हो, तो वो स्टब राउटर अपने नेक्स्ट राउटर को इन्फॉर्म करता है। हेलो के अंदर एक फ्लैग होती है, दैट इज स्टब फ्लैग, उस फ्लैग को ऑन करके अपनी स्टेट बताता है कि मैं स्टब राउटर हूं। तो एक स्टब राउटर को उसका जो सामने वाला राउटर होता है, जो नेबरिंग राउटर होता है, वो कभी भी क्वेरी आगे फॉरवर्ड नहीं करता, उसके लिए क्वेरी को सप्रेस कर देता है। तो इसका मतलब अगर मैं R5, R6 और R7 पे कहूं कि ये स्टब राउटर हैं, तो R5, R6 और R जो 7 है, ये R4 को बताएंगे कि दे आर द स्टब राउटर। अब R4 को पता चल जाएगा कि उसके ये जो 3 नेबर है ना, वो स्टब है। तो कभी भी इन इंटरफेसेस पे, जिन इंटरफेसेस पे ये स्टब नेबर हैं, इन पे ये राउटर क्वेरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। अगर इसके पास कोई क्वेरी आती भी है, लेट से इधर से अगर R2 ने क्वेरी किया भी, तो ये क्वेरी इधर नहीं फॉरवर्ड करेगा, हाँ दूसरी तरफ जरूर फॉरवर्ड कर देगा, राइट। तो स्टब बनाने का फायदा यही है, जनरली हम लोग ये स्पोक राउटर जो होते हैं उनको स्टब बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं इस टोपोलॉजी में भी, ठीक है, कि हमारा हब राउटर है, स्पोक 1 और स्पोक 2। तो हब राउटर सिर्फ अपडेट भेजेगा स्पोक्स को, राइट। कभी भी हब राउटर स्पोक राउटर को, जो कि स्टब राउटर है, स्पोक राउटर जो कि स्टब है, उनको कभी ये क्वेरी फॉरवर्ड नहीं करता। स्टब नेबरिंग राउटर के लिए क्वेरी को सप्रेस कर दिया जाता है। तो जैसे स्पोक 1 स्पोक 2 को जैसे हम स्टब बनाएंगे, ये दोनों जो हेलो एक्सचेंज करेंगे हब के साथ, उसमें ये इन्फॉर्म करेंगे कि अपनी उनकी स्टेट क्या है, स्टब है। तो हब को पता चल जाएगा कि जो भी स्टब नेबर होगा, फिर उसके लिए एक राउटर कभी भी क्वेरी फॉरवर्ड नहीं करेगा उन नेबरिंग राउटर को, जो स्टब है, राइट। तो देखिए, जैसे देख सकते हैं आप कि जैसे एज ऑन हब राउटर, इफ अगर इसका ये जो लैन है, अगर ये डाउन हो जाता है, तो ये डायरेक्टली अपडेट सेंड करेगा स्पोक 1 और स्पोक 2 को कि भाई ये नेटवर्क डाउन हो गया, तो तुम लोग भी अपने राउटिंग टेबल से इसको रिमूव कर लो, राइट। क्वेरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। बट यस, जो स्पोक राउटर होते हैं गाइस, वो स्टिल क्वेरी फॉरवर्ड करेंगे। यानी अगर मैं कहूँ स्पोक राउटर के पीछे अगर कोई लैन डाउन हो गया, तो ये आगे क्वेरी जरूर करेगा हब राउटर को। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आप क्वेरी को कंप्लीटली आप खत्म नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, बट यस उसके स्कोप को कम कर सकते हो, राइट। अब देखिए, एनी नेबर दैट रिसीव्स अ पैकेट इन्फॉर्मिंग इट ऑफ द स्टब स्टेटस डज नॉट क्वेरी द स्टब राउटर फॉर एनी राउट्स, है ना। जैसे एक राउटर जब भी अपने नेबर से कोई हेलो रिसीव करेगा, उसमें उसको पता चलता है कि उसका जो सामने वाला अगर राउटर स्टब राउटर है, वो अपनी स्टेटस स्टब बता रहा है। तो जैसे हमने हेलो रिसीव किया स्पोक 1 और स्पोक 2 से, स्पोक 1 और स्पोक 2 ने अपनी स्टेटस क्या बताई, स्टब। तो हब जो है कि इन दोनों राउटर्स को क्वेरी फॉरवर्ड नहीं करेगा, उनके लिए क्वेरी को सप्रेस कर देता है। सो स्टब राउटर्स डू नॉट क्वेरी
एंड इंस्टीड मतलब स्टब राउटर को क्वेरी नहीं भेजा जाएगा। हब राउटर क्या करेगा उस केस में, उन राउटर्स को सीधा अपडेट भेजेगा। बट यस, जो स्पोक राउटर हैं वो क्वेरी भेज सकते हैं बाय डिफॉल्ट। अब एक राउटर को जब हम स्टब राउटर बनाते हैं तो स्टब राउटर सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट और जो समरी राउट्स होते हैं उसी की इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करते हैं, राइट। और ये इसके बिहेवियर को हम लोग चेंज कर सकते हैं कि भाई रिसीव ओनली, कि जो स्टब राउटर वो सिर्फ रिसीव करे, ठीक है। जो स्टैटिक रूट्स हैं रिडिस्ट्रीब्यूट किए गए उनको ही एडवर्टाइज करे, समरी कनेक्टेड, इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए। अभी तो चलिए ये टोपोलॉजी है। मैं अगर कहूं कि ये ठीक है, ऐसा मान लीजिए, ठीक। अब ये R1 R2 R3 मान लीजिए R4 है। ये R4 को आपने क्या बना दिया, स्टब बना दिया। तो R2 कभी भी R4 की तरफ क्वेरी नहीं भेजेगा, राइट, ठीक है। लेकिन R4 का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या हो जाएगा कि इसका जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होगा, जो कि IGRP की इसकी टोपोलॉजी टेबल में है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, और अगर आपने इस इंटरफेस से समरी करी तो सिर्फ उन्हीं नेटवर्क्स को R2 की तरफ एडवर्टाइज करेगा, इसके अलावा कोई और नेटवर्क को आगे एडवर्टाइज नहीं करेगा। जनरली ये ठीक भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्टब राउटर हम उसी को बनाएंगे जो हमारा लास्ट राउटर है, उसके आगे कुछ ना हो। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट है वो एडवर्टाइज करे, और अगर आपने समरी कर दी तो समरी सिर्फ जाए इंटरफेस से। लेकिन अगर मैं कहूं कि R4 को हमने स्टब बना दिया और R4 के पीछे एक राउटर इस तरीके से अगर मैं कनेक्ट कर दूं, लेट से R5, ठीक है। R5 के पीछे अगर कोई लैन नेटवर्क है, लेट से 50.1.1.0/24, तो R5 जब ये सबनेट देगा R4 को, अब R4 तो स्टब है, अब R4 अपने सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ही जो EIGRP के अंदर एडवर्टाइज है उसी को R2 की तरफ भेजेगा, 50 का नेटवर्क R2 की तरफ नहीं भेजेगा। सेम इसी तरीके से अगर R4 को R2 से एक 20 का नेटवर्क मिल रहा है, सो 20 का नेटवर्क इसके पास तो आएगा, लेकिन R4 R5 को नहीं देगा, राइट। ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। हाँ, बाकी अगर आप इस राउटर को वो करते हो, स्टब बनाते हो, तो इस केस में क्या होगा, जो इधर R4 के दोनों तरफ के जो भी राउटर्स हैं उनकी रीचेबिलिटी एक दूसरे से नहीं रहेगी, मतलब उनके पीछे जो भी लैंड सबनेट्स हैं उनकी रीचेबिलिटी एक दूसरे से नहीं रहेगी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, समराइजेशन वगैरह करके इसको अचीव कर सकते हो। सो ये भी सिनेरियो हम लोग देखेंगे, लैब्स कॉन्फ़िगर करेंगे जब। सो आई होप कि ये वीडियो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बड़ी हो गई, सो इसको यहीं पर फिनिश करना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियोस में गाइज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि EIGRP में समराइजेशन कैसे करेंगे, पाथ मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, बाकी जो रूल्स हमने डिस्कस किए उसको वेरीफाई करेंगे, स्टब का जो फीचर है उसको वेरीफाई करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। सो डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with practical of these topics. So thank you, have a good day.